संपूर्ण बस्ती गुणा का निवेदन था बापी जी से कि बापी जी चप्पल पहने रोज शकीपुरा वाले अपनी शकीपुरा वाले अटी फेंक दबा से एक बार बस फिर बस। और जो युवा साथी है खाने की तरफ चले जाए, खाने की व्यवस्था करें। नीचे बढ़ो, नीचे नीचे बढ़ रहा एक बार सुनने बाद बाकी एक बात करा बस्ती की मगन मुनि महाराज के इस पावन जन्मभूमि पर मौजूद मेरी बड़ी संख्या में माता बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब और जहां पूरी तरह से लोग मोबाइल में खोए हुए हैं, उस आधुनिक युग में हमारी संस्कृति को संजो कर रखने वाले डेकवा, सखीपुरा, गुड़ासी, बिलोता की दंगल पार्टियों, आप सबको भी आपके बेटे का राम राम। आज मैं उकलाना की उस धरती पर खड़ा हूं जहां जब मैं चुनाव लड़ने देवलिनियर आया था तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद इसी देलवाड़ महाराज के दर्शन करने आया था। उगलाना की जनता का आशीर्वाद मांगने आया था और यहीं इसी चबूतरे पे अपने जूते चप्पल छोड़े थे, इसी चौक में भाषण दिया था कि मेरे उगलाना के पंच पटेलों, उगलाना की मेरी माता बहनों, मैं 25 साल से सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में काम कर रहा हूं। ना दिन देखता हूं, ना रात देखता हूं। जितना प्रयास मेरे से होता है उतना जनता की सेवा करने का काम करता हूं। मैंने बुजुर्गों से कहा था कि ये बात ठीक है, मेरी उम्र कम है, मुझे कोई मौका राजनीति में काम करने का नहीं मिला, लेकिन मैं एक ऐसे पटेल के घर में पैदा हुआ। गांव में जब पैदा हुआ तब से मुझे शौक था बड़े बुजुर्गों में बैठना, उनकी बातें सुनना, अनुभव सुनना। उनसे सुनता था कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं मेरे गांव के बाबा एक थे जो अब नहीं है, वो मेरे बाबा के दोस्त थे, उनकी वो अनुभव को मेरे साथ शेयर करते थे। वो कहते थे कि बेटा जिंदगी में कितना ही कमा लेना, कितना ही कमा लेना, जब आदमी जिंदगी में आता है तो नंगा आता है, खाली हाथ आता है, जब वो जाता है तो खाली हाथ जाता है। अगर कोई आदमी जाने के बाद कुछ छोड़ के जाता है तो नाम छोड़ के जाता है। और उसी कहावत को अपने जीवन में उतारते हुए माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जयपुर गया, क्योंकि हमारे एरिया में, जहां इस पूर्वी राजस्थान में कोई भी माँ बाप का बेटा जो फर्स्ट डिवीजन पास कर लेता है, वो माँ बाप ये सोचता कि मेरे बेटा कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से जयपुर आया, उस क्षेत्र में कोई भी उसके पहले कलेक्टर नहीं था, एसपी नहीं था। 4 जिलों में, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिलों में एक भी परिवार में कोई कलेक्टर नहीं था, एसपी नहीं था। पिता की इच्छा थी कि मैं भी अपने परिवार में, अपने घर में कोई बेटा कलेक्टर, एसपी बन जाए। बड़ा भाई मेरिट में था, जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट था। बड़े भाई को पिताजी ने नवोदय में पढ़ाया, मुझे नवोदय में पढ़ाया।
पिताजी का सपना था कि चंदू तू कलेक्टर बन जा, लेकिन बड़ा भाई कहता था कि पिताजी मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा। कलेक्टर को तो कोई भी नेता आकर आदेश कर देता है, मैं तो IIT करके कंपनी का मालिक बनूंगा और ऐसी कंपनी खोलूंगा जिसमें मैं हजारों लोगों को रोजगार दे सकूं, दूसरे के लोगों को भी, बच्चों को भी मैं जॉब दे सकूं। वो प्राइवेट कंपनी में चला गया। फिर मेरे पिताजी का सपना था कि नरेश को मैं नौकरी लगाऊंगा, नरेश को पद पे बिठाऊंगा। आपका बेटा सपने लेकर जयपुर गया, पूरे तन मन से पढ़ाई करी, मीना हॉस्टल में एडमिशन हो गया, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने एक दिन तय किया कि नहीं, हमें तुझे कॉलेज का चुनाव लड़ाना है। मुझे बिना किसी उसके अचानक से चुनाव में खड़ा कर दिया। आपका बेटा जिंदगी का पहला चुनाव राजस्थान कॉलेज का लड़ा, वो चुनाव भी हार गया। वो चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद दोबारा मुझे कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल एनएसयूआई ने टिकट दिया। मैं पहली बार में राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी बन गया और आपका बेटा जनरल सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद अध्यक्ष का दावेदार था। मेरा बड़ा भाई है जितेंद्र मीणा, जो मेरे से उम्र में बड़ा था, सीनियर था, वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की तैयारी कर रहा था। आपका बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय में गया। उसके पहले उस राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी आदिवासी बेटा, कोई भी मीणा समाज का बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बना था। तो मेरे से उम्र में बड़ा मेरा बड़ा भाई जितेंद्र मीणा तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि मैं अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने कहा तू पहले, तेरा अधिकार है, पहले मेरे बड़े भाई तू बन, उसके बाद मौका मिलेगा तो मैं बनूंगा। आपके बेटे ने उस जितेंद्र मीणा का साथ दिया और राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां से निकला हुआ ज्यादातर विश्वविद्यालय अध्यक्ष या तो मंत्री बने या बड़े बड़े ओहदे पे रहे, जिनका आपने नाम सुना हो, राजेंद्र राठौर, महेश जोशी, कालीचंद सराफ, नरपत सिंह राजवी, ये सारे लोग राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। तुम्हारे बेटे ने पहले दिन कुर्बानी कर दी जब जितेंद्र मीणा को विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना। उसके बाद जब वो अध्यक्ष बन गया, उसके बाद तुम्हारा बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, टिकट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर निर्दलीय लड़ा। पहली बार में राजस्थान विश्वविद्यालय में 1917 वोट आए। 1917 वोट आए विश्वविद्यालय में। जो लोग, बड़े लोग राजनीति देखते हैं, उनको लगा कि ये जो नया लड़का, जो युवा लड़का, जो 12 से आकर राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी बन गया, अगर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बन गया तो ये राजस्थान की राजनीति बदल देगा। षड्यंत्र करके राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद कर दिए। 6 साल चुनाव बंद रहा। मेरी उम्र हो गई, 2010 में चुनाव चालू हुआ। एक ख्वाब था, एक सपना था कि मैं तो अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन गांव से जो लड़के आते हैं, जो बुजुर्ग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। उस राजस्थान विश्वविद्यालय में 2010 के पहले गांव से जाने वाले बच्चे चुनाव लड़ने की नहीं सोचते थे। तुम्हारे बेटे ने वहां उनको मुकाम दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा बना दिया। एक जाट की लड़की को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्दलीय बना दिया। उसके साथ साथ एक गुर्जर की बेटी आबा गुर्जर को निर्दलीय अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद यादव को बना दिया। और जब मैंने जाटों की मदद करी, गुर्जरों की मदद करी, मैंने जब दूसरे लोगों की मदद करी, तो उसके बाद में 2012 में तुम्हारा बेटा था, जिसकी वजह से पहला राजस्थान का विश्वविद्यालय का मीणा आदिवासी अध्यक्ष बना, वो जितेंद्र मीणा बना, और दूसरा विश्वविद्यालय का मीणा आदिवासी अध्यक्ष बना, वो राजेश मीणा बना। उसमें भी सबसे बड़ा योगदान तुम्हारे बेटे मनीष मीणा। और उसके बाद विश्वविद्यालय में आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग पंच पटेल बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब विरोध यहाँ इसी उखला की धरती पर आया, तो तब भी मैं उनसे कह के गया था कि मैं एक साधारण परिवार में जरूर पैदा हुआ, लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे पिताजी के जो बुआ के लड़के हैं, मेरे पिताजी के बुआ के लड़के राम गोपाल झारवाल, वो 77 के लगभग विधायक किशनगंज समाज से एमएलए रहे थे। इसलिए मैं देखता हूँ, जन्म से देखता हूँ राजनीति कैसी होती है। रामनारायण जी मीणा साहब और राम गोपाल झारवाल जी पार्टनर थे, साथ में एमएलए रहे, इसलिए मुझे पता उनके शुरू से उनको देखता था, इसलिए मेरा ख्वाब भी बड़ा था। राजस्थान विश्वविद्यालय में तुम्हारे बेटे की वजह से 2 दलित अध्यक्ष बन गए, अच्छा वो चला। और उसके बाद जो मेरे साथ वाले जो युवा साथी, छात्र साथी, ये सोचते थे कि भाई साहब साथ वाले सब लोग एमएलए बन गए, सब लोग एमएलए बन गए, हम आपको भी चाहते हैं विधायक बनाए। लेकिन आपने मेरे पंच पटेल, यहाँ जो बैठे हैं सारे बुजुर्ग पंच पटेल, जो आगे मेरे प्रति जो ख्वाब देखते हैं, जो सोचते हैं, ज्यादातर 90-95% लोग बैठे, उनकी मंशा है और
इस गांव की भी आसपास बिलोटा के लोग भी आए, सबकी इच्छा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस से टिकट ले। सबकी इच्छा रहती है कि हमारी कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी को यह समुदाय देखना पसंद नहीं करता, बीजेपी को यह समाज देखना पसंद नहीं करता। यह समाज जानता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी गुजर मीणाओं को लड़ा देने वाली काम करती है, जो आरक्षण की विरोधी पार्टी है, जिसने पूरे देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए नया पैटर्न निजीकरण का अपना लिया, उस निजीकरण को लाने वाली बीजेपी को यह समुदाय नहीं देखना चाहता। इसीलिए उस समुदाय जो बीजेपी को नहीं देखना चाहता, इसलिए कांग्रेस को देखता है कि कांग्रेस कहीं कहीं हमारे लिए ठीक रहती है। इसलिए समुदाय चाहता था कि हमारा बेटा, और इसीलिए मैंने भी कांग्रेस से राजनीति चालू की, टिकट मांगा, छबड़ा टिकट मांगा। 35,000 वोट होने के बाद भी मुझे नहीं देकर एक 2.5-4 व्यक्ति वाले वोट वाले को टिकट दिया। देवगिरी मेरा टिकट मांगा कि मुकाम मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, नहीं मिला, नहीं मिला। देवगिरी भी आपने देखा होगा, जिस दिन आया था मैं यहाँ आया था, मुझे आश्वस्त करके भेजा था, मुझे आश्वस्त करके भेजा था कांग्रेस के नेताओं ने कि तेरा टिकट फाइनल है, या तो तुझे देवगिरी दे देंगे या तोसा दे देंगे। मेरे से पूछा एक नेता ने कि अगर वहां पर किरोड़ी लाल जी के भाई जगमोहन जी चुनाव लड़ेंगे और नरेश तुम्हें टिकट दिया तो तुम लड़ोगे नहीं लड़ोगे? मैंने कहा मुझे तो बद्रीनाथ से भी टिकट दे दो, मैं कांग्रेस के टिकट पे बद्रीनाथ से भी चुनाव लड़ूंगा। मुझे तो मौका दे दो, एक बार अगर मौका दे दोगे तो मैं सीट निकाल कर लाऊंगा। और जब रात को 12 बजे तक इस फार्म में अलीगढ़ के चौराहे पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में बैठा था कि कब भगवान करे घोषणा हो जाए, इस बार इस बेटे को चुनाव में नंबर आ जाए। लेकिन रात को 12 बजे केसी मीणा जी का टिकट हो गया, मेरा टिकट कैंसिल हो गया। मेरे साथ उस समय यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, कोई ज्यादा परिचय नहीं था। मनोज बंटी उगलाना का, देशराज दारोड़ा, ये 2-3 लड़के थे। मैंने इनसे पूछा कि बताओ भाई क्या करें? इन्होंने कहा भाई साहब 45,000 वोट छपरा में आ गए, 45,000 वोट छपरा में आ गए। अगली बार छपरा में पार्टी हो सकता है टिकट दे दे और अगली बार वहाँ एमएलए बढ़ जाए। सारी बातों को मंथन करके मैं यहाँ से रो धो के सारे लोग निराश हो गए थे। मैंने कह दिया था भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जयपुर जाके चला गया। लेकिन रात ही रात को जिस तरह से युवा साथी, छात्र साथियों के फोन आने लगे, लोगों के फोन आने लगे कि नरेश मीणा जिस तरह से तुम्हारा बार-बार टिकट काटते हैं, हमें गारंटी नहीं कि अगली बार भी तुम्हें मौका दे। और वो भगवान की पता नहीं वो किस तरह से, कैसे अचानक से योग, मैं तो योग मानता हूँ कि मैं यहाँ आया, चुनाव लड़ा। हो सकता था वो चुनाव अगर मैं नहीं लड़ता तो हो सकता है केसी जी भी जीत जाते, लेकिन सवाल चुनाव का नहीं था, चुनाव का हार जीत का सवाल नहीं था। मैं जिस तरह से सपने देखकर जयपुर में आया था, राजधानी में आया था, उसी तरह से जैसे तुम लोग जिनके कंफ्यूजन लड़के पास हो जाते हैं, तुम सोचते हो हम कलेक्टर बने, हमारा बेटा एसपी बने, तब मैं कहता हूँ कि राजनीति में भी तुम्हारा समाज सपने बड़े नहीं देख रहा, तुम्हारा समाज सपने बड़े नहीं देख रहा। अभी भी मैं किसी लोगों से मिलता हूं तो कहते हैं कि बेटा यार एमएलए बन जा। मैं कहता हूं एमएलए तो मुझे भजनलाल जी अभी टिकट दे रहे जनता से, मुझे भारतीय जनता पार्टी से देववार भगवान के मंदिर में शपथ पूर्वक अपने बच्चा बेटा उसकी सौगंध खा के कह रहा हूं, मेरे आदिवासी भाइयों, मुझे जेल टोंक जेल में तब ऑफर आ गया था कि अगर सबसे पहले टिकट का कोई बीजेपी में देंगे तो तुझे देंगे। लेकिन मैंने कह दिया मैं एमएलए का भूखा नहीं हूं, मैंने सपना बड़ा देख रखा है, मैंने ख्वाब बड़ा देख रखे हैं। नरेश मीणा एमएलए बनकर केवल एक विधानसभा में एमएलए बनकर केवल एक एसडीएम को, तहसीलदार को ऑर्डर कर सकता है, लेकिन नरेश मीणा ऐसा बनना चाहता है। अगर राजस्थान में 50 जिले हैं तो मैं ऐसा बनूं जो 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को ऑर्डर कर सकूं, 50 जिलों के कलेक्टर एसपी को ऑर्डर कर सकूं। नरेश मीणा ऐसा बनना चाहता है कि नरेश मीणा जब सत्ता में जाए, विधानसभा में जाए, तो नरेश मीणा की तरफ भी उसी तरह से देखे जो बड़े बड़े नेता टिकट बांटने वालों की तरफ लोग देखते हैं। अरे तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, उस समय मेरे युवा साथी, छात्र साथियों ने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से 60,000 वोट आ गए। अगर उस समय जो आज विश्वास मेरे प्रति बढ़ रहा है, जो बुजुर्गों का विश्वास बढ़ रहा है, जो हमारे जनों का विश्वास मुझे बढ़ रहा है। अभी भी मैंने जब देवली उड़ियारा में आंदोलन किया, सौंप के मामले में आंदोलन किया, तब बुजुर्गों के दिमाग में एक बात चल रही थी कि कहीं दोबारा समझौता कांड नहीं हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। नरेश मीणा उम्र कम हो सकती है, उम्र कम हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर आपका फर्ज है, आपका दायित्व है, आपकी भाव है। मैं कभी भी ऐसा काम ही नहीं करना चाहता जिससे मेरे लोग कमजोर हो, उनको नीचा देखना पड़े। अरे मैं तो जरूरत पड़ती तो भगत सिंह बनता हूँ, जरूरत पड़ती है गांधी बन जाता हूँ। मैंने भगत सिंह को भी पढ़ा, गांधी को भी पढ़ा। भगत सिंह 23 साल के लड़के को ये कहते हैं कि वो एक
उग्र स्वभाव होता, लेकिन भगत सिंह ने भी जब जेल में था तब उसने भी 63 दिन आमरण अनशन करके भूख हड़ताल करके गांधी का मार्ग अपनाया था। मैं भी देखता हूँ, अगर जहाँ सीधे उंगली से घी निकले वहाँ सीधी से प्रयास करते हैं, टेढ़ी करने की जरूरत पड़े तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और अभी आपने आंदोलन जो शोक का आंदोलन हुआ उसमें आपने देखा होगा रात को 1:30 बजे तुम्हारे बेटे के पास है क्या? तुम्हारे पास बेटे के पास कोई पद भी नहीं है, ओहदा भी नहीं है, लेकिन रात को तुम्हें गर्व हुआ होगा, तुमने प्राउड महसूस किया होगा कि जब तुम्हें कोई सांसद एमएलए बिठाते हैं, वैसे तुम्हारे बेटे ने बिना कई पद के, बिना किसी कद के भी एडीएम को, एडिशनल एसपी को सीट के ऊपर उसके गाड़ी के ऊपर बिठा के फैसला किया। कैसा फैसला? वो मालियों की झोंपड़ी गांव में वाली समाज का जिनको विस्थापित कर दिया गया था, उनकी वो सुन नहीं रहा था, उन्होंने धरना दे दिया, सब नेताओं के आगे पीछे टोल लिए, उन्होंने कहा हमारी समस्या है। नरेश मीणा ने उसी दिन ऑर्डर करवा दिए कि तुम्हें मुआवजा भी मिलेगा, तुम्हें जमीनों के पट्टे भी मिलेंगे। नरेश मीणा ने उस ठोक थानेदार की इन्वेस्टिगेशन चालू करा दी। नरेश मीणा ने जो गलवा बांध है उसमें जो डूब क्षेत्र में जो किसानों का मामला है उनका मुआवजा चालू करवा दिया। नरेश मीणा ने जो तुम्हारी अभी फसलें जो कटेगी उन पर 2 समर्थन मूल्य पर कांटे बढ़वाए, एक अलीगढ़ में कांटा लगेगा और एक धोनी में समर्थन मूल्य पर कांटा लगेगा। मैं बुजुर्गों से मुझे भी लगता है और मैं कहा करता हूं कि युवाओं का जोश मेरे साथ है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर दिन ये प्रयास करता हूँ कि कैसे मैं बुजुर्गों के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, ऐसे कोई काम करूं जो इनके भी जहन में मेरे प्रति जगह बन सके। अभी राजनीति में बात चल रही है, मेरे साथ वाले मेरे से पूछते हैं नरेश भाई पर क्या करेंगे आगे, नरेश भाई पर आगे क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि मुझे खुद को भी ये नहीं पता कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां बनती है, राजनीति में परिस्थितियां बनती है। अभी कांग्रेस के हालात और बीजेपी के हालात आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कह दिया, जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है, कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है। अब तुम्हारा बेटा नरेश मीणा एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा, अब तुम्हारा बेटा एमएलए टिकट के लिए, एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तो अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा, समाज ने अगर आशीर्वाद दे दिया, तो तुम्हारा बेटा भी 2028 में ऐसे चाहता है जैसे भी बड़े बड़े नेताओं की चर्चा होती है राजस्थान की राजनीति में, सचिन पायलट साहब की चर्चा होती है, गोविंद डोटासरा की चर्चा होती है, अशोक गहलोत की चर्चा होती है, भंवर जितेंद्र की चर्चा होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारी ताकत इतनी है, संख्या इतनी है, तो फिर तुम्हारी भी चर्चा बराबर की होनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। जब टिकटों की चर्चा चले, जब टिकटों की चर्चा चले, जब चुनाव नजदीक आ जाए, तो तुम्हारी भी चर्चा होनी चाहिए कि इस समाज का भी तो कोई नुमाइंदा होना चाहिए, उसके कहने पर भी तो टिकट बांटने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके बेटे ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 9 दिन भूख हड़ताल रहकर 31 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति आपके बच्चों को दिलाई। अभी भी आपका बेटा 15 दिन तक भूखा रहकर आमरण अनशन कर उन पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाया। आपका बेटा वो बेटा जो 8 महीने जेल रह लिया, 40 दिन जेल रह लिया, और अभी भी मुझे ये नहीं पता कि कब मुझे जेल में फिर से डाल दिया जाएगा, कब मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपका बेटा जैसे महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया, स्वार्थ के लिए राजीनामा नहीं किया, तुम्हारा बेटा अपने स्वार्थ के लिए और अपने उसके लिए कभी भी राजीनामा और समझौता नहीं करेगा। ये मैं वादा आपसे कर रहा हूं। आज आपके सामने स्थितियां हैं, विकास के नाम पर किस तरह से हमें उजाला जा रहा है। चाहे डोंगरी बांध का मामला हो, डोंगरी बांध का मामला हो, चाहे अभी आपने देखा होगा बीकानेर में खेजड़ी का मामला हो, किस तरह से सोलर लगाने के नाम पर वहां लाखों पेड़ खेजड़ियों के काटे जा रहे हैं। लेकिन वहां की जनता जागरूक है, वहां की जनता जागरूक है। उन्होंने उस खेजड़ी जैसे पौधे को बचाने के लिए वहां पर लोगों ने अनशन कर रखा है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और सरकार उनके आगे घुटने टेक लिए, मंत्री जा रहे, समझौता कर रहे हैं। उसी तरह से डोंगरी बांध में नेता साथ नहीं दे रहे, क्योंकि नेता तो हर चीज में कमीशन ढूंढने लग गए।
नेता तो कमीशन ढूंढने लग गए, नेता तो घर भरने की राजनीति करने लग गए, जेब भरने की राजनीति करने लग गए। वहां जो सोलर प्लांट लग रहे लाखों हजारों करोड़ का जो घोटाले हो रहे उसमें भी नेता वही कर रहे। डूंगरी बांध में भी नेता वेट कर रहे, इंतजार कर रहे कि डूंगरी बांध बनेगा, हजारों करोड़ रुपए आएंगे तो हमारा भी कमीशन बढ़ जाएगा। इसलिए नेताओं के भरोसे मत रहो, तुम्हें अब आगे आना होगा, जनता को सड़कों पर खड़ा होना होगा। और जब तुम्हें लगे कि हमारे अधिकार छीने जाए तो आपको भी अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेकर लड़ाई लड़नी होगी। अभी आपके यहाँ मैंने कहा यहाँ 4 लोग हो, आप जानते हो, अभी आप कोई भी चुनाई का काम कर लो, मकान बना लो, कोई भी सीमेंट लाओ, बजरी लाओ, बजरी की हालात आपने देखी होगी। अगर और उसका कारण जो है वो धन्ना सेठ ने बनास पर कब्जा कर लिया, हर चीज केंद्रीयकृत हो रही है। पूरे गांव की सभी कमाई को एक आदमी खाना चाहता है, कोई सरपंच बन गया, पटेल बन गया तो पूरे गांव की इनकम को वो अकेला खाना चाहता है। पूरी विधानसभा में जो एमएलए, जिसको आप एमएलए बनाते हो कि हमारी सेवा करेगा, हमारे काम करेगा, वो एमएलए चाहता है पूरे विधानसभा की सारी कमाई को वो खा जाए। मुख्यमंत्री चाहता है पूरे राजस्थान की कमाई को वो खा जाए। जैसे अडानी अंबानी पूरे देश की कमाई को मोदी अमित शाह से मिलकर खा रहे, उसी तरह से राजस्थान में भी एक दूसरा अडानी अंबानी का रूप बनकर ओम बिरला पूरी बिजली को खा रहा है, रेत को खा रहा है, रेत मिल नहीं रही। इसलिए तुम्हारा मैंने कहा था अभी तो यहाँ किसानों के लिए आंदोलन किया, अगला आंदोलन तुम्हारा बेटा बजरी के लिए करने वाला है। और वो जो आंदोलन में करने वाला वो जो राजस्थान की जनता को जो बजरी सस्ती बजरी दिलाने के लिए आंदोलन में करने वाला हूँ, वो उन धन्ना सेठों के खिलाफ है जो रोज 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ओम बिरला, गड़िया, राजेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र सिंह राठौर, अगर मैं उनके खिलाफ कल आंदोलन करूंगा तो ये समझ लो कि जान हथेली पे लेके लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे भरोसे लड़ रहा हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ। ना जान का खतरा है, ना किसी स्वार्थ से परी हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। और उकलाना वाले जो पंच पटेल है, पंच पटेलों आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर उकलाना वाले, बिलोता वाले, खोलियाड़ा वाले, पंच पटेल भी हमारे युवा साथियों को आशीर्वाद उस समय दे देते, पूरा दे देते तो शायद आज तुम्हारा बेटा एमएलए होता। और तुम्हारा बेटा अगर एमएलए होता तो यही पूछता, उकलाना वालों बताओ क्या आदेश है, बताओ उकलाना वालों क्या आदेश है, किधर सीसी बनानी है, किधर सड़क बनानी है, किधर क्या करना है, इस मंदिर के लिए कुछ चाहिए तो वो बता दो, यही बजट घोषित कर जाता है, यही पैसे दे जाता है। पर तुम्हारे बेटे के पास तो खाली आवाज है, खाली भाषण है। और ये भाषणों को मैं चाहता हूँ ऐसा कोई आशीर्वाद दो जो विधानसभा में भी वही बोलने का मौका भेजोगे। हाँ, और अभी जो आंदोलन किया था उससे जनता का भला हुआ। और मुझे लगता है देवली मेला की धरती पर तो शायद किसी जनपद नेता ने तो पहला ही आंदोलन किया होगा, इतनी शांति से, इतनी बड़ी संख्या में होगा। इसलिए सचेत रहना, आशीर्वाद बनाए रहना। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब। अच्छा, मैं जिस दिन आया था, जूते छोड़ के गया था, तब मेरा मन में यह था कि मुझे कोई पार्टियों ने, नेताओं ने मौका नहीं दिया, तो मैंने कहा मैं नंगे पैर जनता के बीच में घूम रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद देना, एमएलए बनाना। लेकिन जब मैं जेल चला गया था, तो समरावता वाले प्रकरण में मेरे ऊपर जो मुकदमा बना था वो क्यों ऐसा मुकदमा था जिसमें मुझे 5 दिन या 7 दिन में मेरी जमानत हो जानी चाहिए थी। एक थप्पड़ में 323, 341 बनता है। लेकिन आपने देखा होगा, आपके बेटे को कमजोर करने के लिए, आपके बेटे की आवाज दबाने के लिए मुझे 8 महीने जेल में रखा था। और जब मुझे 8 महीने जेल में रखा, उसी दिन मैंने सौगंध खाई थी, कसम खाई थी कि जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला, उस ओम बिरला ने, जिस ओम बिरला ने मुझे 8 महीने जेल में रखा, और केवल ओम बिरला ने 8 महीने जेल में इसलिए रखा था कि मैं गुजर के बेटे प्रहलाद गुंजल के लिए कोटा में प्रचार करने गया था। और जिसकी वजह से उस ओम बिरला धन्ना सेठ के 200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद, 200 करोड़ खर्च होने के बाद उस ओम बिरला 40,000 वोटों से जीता था। और उसका दंड उसने मुझे दिया, जो 8 महीने जेल में रखा। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि वो जो हाड़ोती, वो जो 4 धन्ना सेठ जो कब्जा करके बैठे, जो धन्ना सेठ पूंजीपति कब्जा करके बैठे, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल, ओम बिरला, जब तक उनको विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोक देता, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। लेकिन आज उकलाना वालों ने यह आग्रह किया
कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आपने उगलाना में चप्पल जूते छोड़े थे, हम चप्पल जूते पहनाए। मैंने इनको कसम करके कह दिया था कि मैं तो नहीं पहनूंगा। फिर इनकी इच्छा थी कि भाई साहब आपने जिस दिन चप्पल जूते छोड़े, भाभी जी ने भी चप्पल जूते छोड़ रखे हैं, तो मैंने इनको कह दिया भाई उसको मना लेना और उसको पहना देना, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। पता नहीं भगवान वो कब मेरे सपने को पूरा करेगा। हो सकता है जिंदगी में सपना पूरा हो नहीं हो सकता अगला जन्म मिलेगा तो उसमें करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।